ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है। তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है। তোমার ঠোঁটে মুচকি হাসি আমি বড্ড ভালোবাসি जो भी है ये। नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज ये जो ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी मई में गर्मी की छुट्टियों में हम लोग एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले थे। तो उसमें क्या खर्चा हुआ, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, कहाँ कहाँ रुके, रोड कंडीशन क्या थी और उस रोड ट्रिप का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ा। तो बिना टाइम गवाए चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी, हर साल मई में हम लोगों को स्कूल से करीब 8 से 9 दिनों की गर्मी की छुट्टी मिलती है। उस समय बच्चों की भी छुट्टी रहती है। तो इस बार की गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने प्लान किया था अपने होम टाउन जाने का। तो हम लोग गए थे जी राजकोट से पहले जबलपुर, और जबलपुर से फिर हम लोग जो है अंबिकापुर और शहडोल होते हुए रांची होते हुए अपने होम टाउन गए थे रामगढ़, जो कि झारखंड में है। ये दूरी करीब 2000 किलोमीटर के आसपास थी। और फिर रामगढ़ में घर पे 3-4 दिन रुकने के बाद वहाँ से हम लोग सासाराम, फिर अयोध्या गए, राम जी के दर्शन किए। फिर अयोध्या से हम लोग चले गए पहाड़ों में नैनीताल की तरफ। फिर नैनीताल में एक दिन रुकने के बाद वहाँ से हम लोग दिल्ली आए और फिर दिल्ली से नॉन स्टॉप राजकोट आए। तो इस तरीके से अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊं एक बार, तो ये बड़ा लंबा रोड ट्रिप हो गया। इतना बड़ा प्लान तो हमारा था नहीं था। हमारा तो प्लान था कि यहाँ से झारखंड जाना और वापस आना है, लेकिन अगर आप मैप में देखें तो हम लोगों ने लगभग आधा इंडिया कवर कर लिया। अब इस रोड ट्रिप में जो है ना, गाड़ी चली है जी टोटल 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। और अगर रूट की बात की जाए तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकले थे आपको जी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जो कि रूट थ्रू आउट बहुत बढ़िया मिला। इनफैक्ट अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो हमें थोड़ा सा ख़राब रूट जो एक्सपेक्टेड था कि धार के आसपास होगा, इंदौर और धार के बीच में, वो भी रिपेयर हो गया है। अब जबलपुर से रांची जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग ने जानबूझ करके जबलपुर से शहडोल और अंबिकापुर वाला रूट लिया था, क्योंकि वो रूट हमारे लिए नया था। थोड़े एडवेंचरस अपन है भी, उस रूट को एक्सप्लोर भी करना था। और ये भी इरादा था कि इस ब्लॉग से दूसरों को फ़ायदा हो, जो भी उस रूट पे जाना चाहते हैं उनको रोड की सही जानकारी मिले। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर मैंने देखा कि अंबिकापुर शहडोल साइड का कोई ब्लॉग है ही नहीं ढंग का। तो जी जबलपुर से रांची वाले अगर रूट की बात करें तो हम लोग जबलपुर से निकल करके शाहपुर, उमरिया, शहडोल होते हुए अंबिकापुर और फिर वहाँ से गढ़वा होते हुए रांची गए थे। वो ब्लॉग आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें रूट की सही जानकारी मिल जाएगी। रोड थ्रू आउट हमें अच्छा ही मिला। थोड़ा बहुत रोड जो खराब मिला भी तो वो अंबिकापुर के आसपास करीब 20-30 किलोमीटर मिला। अदरवाइज वो रोड जो है ना बड़ा सीनिक है, जंगलों से जाता है, टोल्ड हाईवे है और अच्छी कंडीशन में था। जंगलों में आपको थोड़ा लग सकता है कि खाली खाली है, सुनसान है एमपी और छत्तीसगढ़, बट उस हाईवे पर ट्रक का ट्रैफिक अच्छा खासा है, क्योंकि उस हाईवे के आसपास बहुत सारी माइंस है। फिर अपने होम टाउन रामगढ़ में 2-4 दिन बिताने के बाद अपन निकल गए आगे की यात्रा पर। वहाँ से सासाराम गए। जीटी रोड की कंडीशन मैंने दिखाई। जीटी रोड अभी भी डिस्टर्ब है। कहाँ से बात कर रहा हूँ, बरही से लेकर के सासाराम के बीच में, लेकिन कुछ फ्लाईओवर्स बन गए हैं तो पहले के मुकाबले कंडीशन ठीक है। आप ठीक ठाक ड्राइव करके जा सकते हैं। फिर सासाराम से हम लोग जो है ना दिलदार नगर होते हुए और गोरखपुर और अयोध्या गए। अब सासाराम से जो दिलदार नगर होकर हम लोग गए थे, गाजीपुर के पास हमने हाईवे पकड़ा था। वो रोड जो है ना काफ़ी पतला मिला हमें, तो वो रोड हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। हमारे चैनल पे उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी अयोध्या में राम जी के दर्शन किए। अयोध्या से फिर हमें रोड बिल्कुल सही मिला पूरा नैनीताल तक। नैनीताल में हमारा जो स्टे था ना, वो एयरबीएनबी का बड़ा मस्त स्टे था, वो मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया था। फिर नैनीताल से हम लोग दिल्ली आए, रूट और थ्रू आउट अच्छा मिला। फिर हम लोग दिल्ली से राजकोट आए नॉन स्टॉप। अब ये जो राजकोट आने के लिए हमने रूट लिया ना, वैसे ट्रेडिशनल रूट तो है कि आप जयपुर और उदयपुर होके आए, लेकिन हम लोग अगेन जानबूझकर एडवेंचर के चक्कर में पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूज किए ठांडला तक। उस ब्लॉग में
मैंने पूरा डिटेल दिखाया है कि एक्सप्रेसवे का कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट है, चालू है, कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट नहीं है, कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ता है, कहाँ कहाँ रेस्ट प्लाजा है, कहाँ कहाँ रेस्ट प्लाजा चालू नहीं है, सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये राउंड ट्रिप जो रहा ना राजकोट तक का, जैसा कि मैंने बताया कि 4800 किलोमीटर का रहा। अब बात कर लेते हैं जी खर्चे की, जिसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है। एक एक करके बताता हूँ। 4800 किलोमीटर चलने में गाड़ी ने डीजल लिया है जी करीब 21,000 का। करीब हम लोग 6 बार रिफ्यूलिंग कराए, तो 21,000 में 4800 किलोमीटर। मेरे पास कार कौन सी है? डीजल क्रेटा है। और अगर इसका एवरेज आप निकालेंगे ना तो करीब 4.4 आता है पर किलोमीटर, मतलब 4 रुपये 40 पैसे पर किलोमीटर, जो कि डिसेंट है। 9 रातों के लिए हम लोग घर से बाहर रहे, जिसमें सिर्फ 2 रातों के लिए हमने होटल बुक किया था, एक नैनीताल में और एक जबलपुर में। तो होटल में इस बार हमारा बड़ा कम खर्चा हुआ, दोनों मिलाकर के 6,000। बाकी की रातें हमारे या तो कार में कट गई या तो घर पे। खाना पीना चाय पानी अगर बात की जाए तो इसमें करीब हमारे 6200 रुपीज़ लगे। अब 9 दिनों में 6200 कम लग सकता है आपको, लेकिन जैसा कि बताया 4-5 दिन तो घर पे रह गए, तो जाहिर सी बात है खाने पीने का खर्चा थोड़ा कम आएगा। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में आप 1000 पकड़ के चलो। जैसे अयोध्या गए तो राम मंदिर में कुछ हम लोगों ने डोनेट कर दिया, कुछ प्रसाद वगैरह ले लिया। उसके अलावा अगर टोल की बात करें तो टोटल इस रोड ट्रिप में हमने करीब 6000 का टोल पे किया है। 4800 किलोमीटर 6000 का टोल। अब इसमें सबसे ज़्यादा टोल जो लगा है ना वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही लगा है। बाकी उधर छत्तीसगढ़ MP साइड जो है ना टोल थोड़ा कम ही लगा था। तो जी इस रोड ट्रिप के अगर टोटल खर्चे की बात की जाए ना तो सब कुछ सम अप करने के बाद ये जो खर्चा आता है वो आता है 40,200, 40,200 9 दिन की ट्रिप के। अब ये खर्चा जो है हमारे बजट में ही है, जितना हमने सोचा था लगभग उतना ही आया है। अगर हम लोग होटलों में रहते घर के बजाय, मतलब अगर ये इस तरह से घूमने फिरने का ट्रिप होता जिसमें घर नहीं जाते, तो ये खर्चा इजीली 50,000 टच कर जाता। अब बात कर लेते हैं जी कार के परफॉर्मेंस की। मैं जो कार ड्राइव करता हूँ ना वो क्रेटा है, डीजल मॉडल बेस वर्जन। ये कार मैंने 2023 में दिवाली के आसपास ली थी। 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कार चल गई है करीब 50,000 किलोमीटर। ट्रिप कंप्लीट होने के बाद करीब 55,000 किलोमीटर पे आ गई है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, हिल्स में भी अच्छा रहा, कहीं भी ऐसा कुछ पावर का ड्रॉप वगैरह फील नहीं होता है। ट्रिप पर निकलने से पहले से ही मेरा बम्पर जो था ना ये आगे वाला डैमेज था, और फॉग लाइट्स भी थोड़ी डैमेज थी। मतलब टूटी तो नहीं थी बट उसमें पानी भर गया था। और रास्ते में क्या था कि एक फॉग लाइट तो पहले से टूटा हुआ था, दूसरा भी टूट गया। तो मैंने आने के बाद पूरा बम्पर और फॉग लाइट चेंज कराया। ये बम्पर का पार्ट चेंज हुआ है, ये फॉग लाइट चेंज हुआ है, वो भी हुआ है, और साथ में ये जो लोअर सपोर्ट है ना ये भी चेंज हुआ है। तो ये और ये देखिए ये भी लोअर सपोर्ट नया है, और ये फॉग लैम्प भी नया है। ये जो बम्पर है ये करीब 2500 का है, दोनों फॉग लैम्प करीब 2000 के हैं, और ये दोनों नीचे के जो पार्ट्स हैं ब्लैक वाले ये करीब 500 में दोनों हैं। प्लस 3000 पेंट का लगा और 1000 जो है ना वो फिटिंग विटिंग चार्जेस का। तो अगर टोटल खर्चे की बात करें तो ये पूरा बम्पर फॉग लाइट वगैरह रिपेयर होने में 8800 लगे हैं। लेकिन मैं इसको ट्रिप का एक्सपेंसेस नहीं मानता हूँ, ये तो वैसे भी मुझे करवाना ही पड़ता। बाकी जो पुराने फॉग लाइट्स हैं ना वो ठीक ठाक कंडीशन में है, बस वो क्या है कि थोड़े अंदर से गंदे हो गए हैं क्योंकि उसमें बरसात का पानी घुस गया था। तो वो मैंने खोल करके रख लिए हैं, और उसको मैंने थोड़ा सा RO वाटर से धो करके सुखा लिया है, तो वो भी अभी सही कंडीशन में है। अगर ये फॉग लाइट आगे चल के टूटे, और टूटेंगे ही मेरे को पता है 1-2 साल में, तो वो पुराने वाले फॉग लाइट मेरे काम आ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कार ऐसी रखनी चाहिए जिसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े अफोर्डेबल हों, ताकि कभी कुछ टूट फूट जाए, रोड ट्रिप्स है तो होगा ही होगा, तो आपको चेंज करवाने में बार बार इंश्योरेंस के चक्कर ना काटने पड़े। इंश्योरेंस क्लेम करने में टाइम भी लगता है, और उतने देर तक गाड़ी आपके पास रहती नहीं, 2-4 दिन तक तो आप अलग परेशान होते हैं। इसके अलावा कार में एक और छोटी प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब ट्रिप हमारी ख़त्म होने वाली थी और हम लोग राजकोट से 100-200 किलोमीटर पीछे थे, तब इसमें जो है ना चेक इंजन लाइट आने लगा था। बेसिकली इसका ब्रेक ऑयल गाड़ी का ना ख़त्म हो गया था। अब 50,000 किलोमीटर पे जब सर्विसिंग हुई थी तो लगता है हुंडई वालों ने चेक नहीं किया था कि ब्रेक ऑयल इसमें कम है, उन्होंने टॉप अप नहीं किया था। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इस रोड ट्रिप का हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा। तो देखिए फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें तो बाहर का बहुत सारा अटर शटर हमने खाया, तो जाहिर सी बात है वेट थोड़ा बढ़ गया था, ज़्यादा नहीं 1-1.5 kg। मेन जो इसका असर आता है ना वो ग्लूकोज लेवल पे आता है। मेरा जो शुगर लेवल है जनरली 100 के आसपास रहता है फास्टिंग में। मैं कोई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ डायबिटीज़ की, और 100 पर मैंने काफ़ी सालों से मेंटेन करके रखा है विथ रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट।
लेकिन लौटने के बाद मैंने चेक किया तो वो जो शुगर लेवल था फास्टिंग में 130 चला गया था। खैर एक हफ्ते तक हमने फिर खाना पीना कंट्रोल किया, फिर से रेगुलर जिम जाना शुरू किया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आ गया वापस से 100 पर। बीपी में कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं था, बीपी पहले जैसा था वैसा ही था। वेट भी जो हल्का फुल्का बढ़ा था ना वो भी हमने एक हफ्ते में ही रिड्यूस कर लिया और वापस अपने पुराने वेट पर आ गए। बाकी इस रोड ट्रिप का जो मेंटल हेल्थ पे असर होता है ना, मत पूछिए जनाब। एक रोड ट्रिप करने के बाद इंसान अंदर से इतना खुश फील होता है ना, समझ में आता है कि भाई जी क्यों रहे हैं। अगर आप एक लेवल से थोड़े ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, मतलब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जा रही हैं, तो फिर अपने आप एक सवाल आता है ना अंदर से कि आखिर पैसे क्यों कमा रहे हैं। तो पैसे इसीलिए तो कमा रहे हैं भाई साहब की लाइफ को एंजॉय कर सके, ज़्यादा घूम फिर सके, नई नई जगह जा सके। तो हमारे लाइफ का तो सिंपल एम है कि ज़िंदगी के बाद कुछ नहीं है, तो जो करना है इसी ज़िंदगी में करना है और बुढ़ापे से पहले करना है। तो भैया कमाते भी जाओ, पैसे बचाते भी जाओ, हेल्थ का भी ख्याल रखो, नौकरी भी करो और इसके साथ मज़े से घूमते फिरते भी रहो। तो बाकी लाइफ को लेकर मेरा यही सोचना है कि कभी इंतज़ार मत करो कि बुढ़ापे में घूमेंगे वगैरह। कमाते जाओ और डेली का डेली लाइफ एंजॉय करो। हर महीने 2 महीने रोड ट्रिप करते रहो और ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी बिता लो। लेकिन इन सब से पहले पैसे कमाना ज़रूरी है। तो पहला काम तो वही रहता है भाई, मेहनत करो और पैसे कमाओ और फिर उस पैसे को सही से एंजॉय करो। बाकी ट्रिप से आने के बाद हेक्टिक लाइफ फिर से शुरू हो गई है। एक ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए भी ठीक से टाइम नहीं है, इसीलिए मैं अभी ऑफिस जाते जाते ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखिए आपसे बातें करते करते मैं अपनी स्कूल भी पहुँच गया। क्लासेस का टाइम हो गया है, समय आ गया है कि ब्लॉग को एंड करूं, जाके बच्चों को पढ़ाऊं। आई होप इस ब्लॉग से आपकी सारी क्वेरीज इस रोड ट्रिप को लेकर के जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जी फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।